सहित सभी प्राध्यापक प्राध्यापिकाएं, प्रिय छात्राओं, इस डायस पर खड़े होते हुए मुझे आश्चर्य और संकोच दोनों हो रहा है। आश्चर्य इसलिए कि इतने महत्वपूर्ण लोगों की उपस्थिति के बीच रविन्द्रनाथ ठाकुर के बारे में इतने विज्ञ लोगों के बैठे रहने के बावजूद मुझे यह अवसर रोहिणी मैम ने दिया, मैं या पूरी कमेटी ने दिया, तो इसके लिए मैं किंचित आश्चर्यचकित हूँ, साथ ही संकोच से भी भरा हुआ हूँ, क्योंकि मेरा माध्यम भाषा मेरी हिंदी है और यद्यपि रविन्द्रनाथ के क्योंकि विश्व मानव, विश्व कवि, विश्व रचनाकार हैं, इसलिए सारी भाषाओं के लोग उन्हें पढ़ते जानते होंगे। हिंदी में भी उनका पर्याप्त अनुवाद हुआ है। संयोग है कि साहित्य अकादमी ने जितना भी हिंदी अनुवाद रविन्द्रनाथ ठाकुर का प्रकाशित किया है वो सब मेरी वैयक्तिक लाइब्रेरी में है, मेरे अपने पुस्तकालय में है। तो पिछले 2 दिन से मैं वो सब उलट पलट रहा था और बार बार मुझे लग रहा था कि मैं जो कुछ कहूँगा उसमें से अधिकांश तो सारे लोग जानते होंगे, और खास करके बांग्ला ऑनर्स की छात्राएं होंगी, बांग्ला विभाग के प्राध्यापक गण होंगे, उनके लिए वे बातें कितनी छोटी होंगी, कितनी नामाकूल टाइप की होगी, इसलिए थोड़ा सा संकोच मेरे अंदर रहा। फिर भी लगा कि आप सब ने मुझे कुछ कहने के लिए तो बुलाया है, तो उसके पीछे कुछ कारण जरूर होगा। बहरहाल मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यह अवसर प्राप्त हुआ है। समय बहुत कम दिया गया है, अध्यापक हूँ, हम सब अध्यापक हैं, 1 घंटे का समय हमारे लिए कम होता है। मैं पिछले 2 दिनों से जब से कहा गया मुझसे, मैं रविन्द्रनाथ की सारी कविताएं जो मेरे पास हैं, कहानियां, नाटक, उपन्यास, प्रबंध, जिन्हें हिंदी में निबंध कहा जाता है, उन सब को मैं पढ़ता रहा। पढ़ कितना पाया हूँ ये अलग बात है, हाँ उन्हें पढ़ता रहा और मुझे लगा कि कविताओं के माध्यम से तो नहीं, लेकिन कुछ जो स्त्री चरित्र हैं रविन्द्रनाथ के की रचनाओं में, जैसे बहुप्रसिद्ध चरित्र चोखेर बाली की विनोदनी, नष्टनीड़ की चारुलता, समाप्ति की मीनू, या स्त्री पत्र की बड़ाल, या और इस तरह के तमाम चरित्र, उन सारे चरित्रों को आधार बना करके मैं बात करूं, और उसके साथ साथ उन स्त्री चरित्रों को उभारने वाले अमूल्य और अमोल जैसे जो पुरुष चरित्र रचे रविन्द्रनाथ ने, उन सब की भी बात करूं। मैं इस देख रहा था, हिंदी की एक लेखिका बार बार कह रही थी, लिख रही थी कि क्यों हिंदी में अमूल और अमोल जैसे चरित्र नहीं हैं। अगर ऐसे चरित्र होते तो शायद यहाँ के पुरुष ज्यादा स्वीकार्य होते, स्त्री के प्रति उनका नजरिया बेहतर होता। नहीं चाहता हूं मैं प्रबंध पढ़ते हुए, उनके निबंध पढ़ते हुए एक सीधे एक निबंध मिला उनका, नारी। आप सबने पढ़ रखा होगा, हो सकता है पाठ्यक्रम में भी वो निबंध हो। उस निबंध को मैंने ठीक से पढ़ा और उसी को मैं अपना आधार बनाना चाहता हूँ। जिस स्त्री शिक्षा की, या जिस शिक्षा की बात कर रही थी अर्पिता जी, वास्तविक मौजू है आज उस पर बात करना। लिखते हैं उसी निबंध में, मैं प्रबंध को बार निबंध कहूँगा, और स्वाभाविक सी बात है कि मैं जो उद्धरण भी लूंगा वो हिंदी अनुवाद के लूंगा। आप में से बहुत सारे लोगों को दिक्कत हो सकती है, ये क्या है, पता नहीं वो कैसा अनुवाद है। विश्वनाथ नरवणे जी का अनुवाद है साहित्य अकादमी से प्रकाशित, उसके उद्धरण मेरे पास तो एक हैं। तो वे लिखते हैं कि जब स्त्री शिक्षा का आरंभ हो रहा था और
हमारे घरों की स्त्रियां, उच्च कुल की स्त्रियां पालकी में ही बैठकर जाती थी, कहीं घर के बाहर निकलती थी तो पालकी में ही बैठकर जाती थी, और पालकी पर भी एक पर्दा लगा हुआ होता था, बिना पर्दे के लिए नहीं जाती थी। हमारी बड़ी बहन जब बैथुन स्कूल में पढ़ने गई तो पालकी से तो गई, लेकिन उसकी पालकी पर वो पर्दा नहीं था, तो उच्च कुल के सारे लोगों को बड़ी दिक्कतें हुई, बड़ी परेशानियां हुई, उनकी आदर्श, उनकी नैतिकताएं धराशायी होने लगी, खाली इतने से कि उस पालकी में पर्दे लगे। इसी तरह वो लिखते हैं, इसी क्रम में, समीज पहनना उस समय निर्लज्जता की बात थी। स्त्रियां रेलगाड़ी से यात्रा करें, इसे भी अच्छी तरह से देखा नहीं जाता था उसी नारी ने। और अंतर जो बात आज के समय में बहुत मौजूद है, लगातार इसकी कोशिशें, आज के 87 साल पहले लिखा गया निबंध है। ये निबंध मूलतः अखिल बंग स्त्री श्रमिक सम्मेलन में के लिए लिखा गया निबंध था, जो प्रवासी पत्रिका में नवंबर-दिसंबर 1936 में प्रकाशित हुआ था। उसमें एक छोटा सा कोटेशन रखता हूँ आपके सामने, और वो अर्पिता दी के वक्तव्य का पूर्ण उदाहरण है। अज्ञान और अंध संस्कार की जलवायु निरंकुश शासन के अनुकूल होती है। शिक्षा नहीं, शिक्षा का नाटक किया जाए, ये कोशिशें लगातार, और उस नाटक पे हम सारे लोग साथ साथ लगे हुए हैं। कोई प्रतिवाद की स्थिति नहीं कि हम नाटक के साथ नहीं हैं, हम शिक्षा और शिक्षक हैं, असली शिक्षा देंगे, शिक्षा नहीं, उसके डॉक्यूमेंटेशन करो केवल। तो इस चीज को लगातार कहते हैं कि नहीं, ये अज्ञान और अंध संस्कार की जलवायु निरंकुश शिक्षा न हो, ये अनुकूल होती है। मानवोचित अधिकारों से वंचित होकर भी संतुष्ट रहना ऐसी ही अवस्था में संभव होता है, तो गुलाम को लगे ही ना कि वो गुलाम है, गुलामी को एंजॉय करने लगे, गुलामी में आनंद पाने लगे, ऐसी स्थितियां पैदा कर दिया। आज से 87 वर्ष पहले लिख रहे हैं रविन्द्रनाथ जी। हमारे देश के अनेक पुरुषों के मन में आज भी वही भाव हैं, लेकिन समय के विरुद्ध संग्राम में आके उन्हें हार माननी पड़ी। आज भी स्त्री के प्रति जो नजरिया है, हम बड़े सफेद पोष लोग भी मंच पर दूसरे ढंग के होते हैं, और जैसे मंचेतर हों और खास करके स्त्रियां आसपास न हो तो हमारी भाषा बदल जाती है। जो आनंद आता है परिहास में और स्त्री के बारे में चित्रण करने में, तो ये प्रकृति, और वास्तव में जिस तरह की सारी स्थितियां होती जा रही हैं कि पूरे जितने माध्यम सोशल मीडिया के हमारे पास है, क्षमा करें तो मैं अनुमान लगाऊं कि इसी का ये कॉलेज एक सेल्फी पॉइंट बन गया है। कम से कम 1000 सेल्फियां रोज इस कॉलेज परिसर में ली जाती होंगी। ये कॉलेज रील बनाने की एक जगह बन गई है। ये क्यों ये कॉलेज नहीं, पूरे शिक्षा के जितने परिसर हैं उन सब की जो स्थिति हो गई है, आप किसी रास्ते से निकल जाएं, ये उनका दोष नहीं है। 100 रील्स कम से कम इस कॉलेज की बनती होगी, इस छात्राओं की पढ़ाई लिखाई छोड़ कर, और वे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और सबसे ज्यादा व्हाट्सएप स्टेटस पर पोस्ट होती है। अगर आप इनका समाजशास्त्री विश्लेषण करें, इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करें, तो शिक्षा क्या है और शिक्षा प्रतिष्ठान में हम किस तरह के संदर्भ की कैसी स्थितियां हैं, इसे हम बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बहुत जरूरी है। तो इसलिए मैं बिल्कुल से बुरा नहीं मानता, एकदम अनिवार्य चीज हमारे जमाने में नहीं थी, इसलिए वो सब काम हम नहीं कर सकते। अभी भी कोशिश करते रहते हैं, देखते तो रहते ही हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उनमें जो कंटेंट है बहुत अच्छी रील तो हम बना सकते, वो तो माध्यम मात्र है। कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हमारे लिए माध्यम है, उस माध्यम का हम कैसा उपयोग करते हैं ये महत्वपूर्ण है। उनका जो कंटेंट है, उसका जो तथ्य है,
उसके माध्यम से हम अपने चरित्र का विश्लेषण कर सकते हैं, अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण कर सकते हैं, जिसके स्टेटस पर वो चीजें लगी हैं, जाने अनजाने खुद नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। एक रिदम है, एक बीट है, उसी पर नाच रहे हैं, उसी पर गा रहे हैं, उसके कहा क्या जा रहा है, ये उनके विज्ञान में नहीं है कि स्त्री को जिससे लगातार तमाम लोग कोशिशें करते रहे, सारे चिंतक कोशिश करते रहे, जिसके लिए स्त्री मुक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई कितनी स्त्रियों ने कुर्बानियां दी हैं, उस सब का मटियामेंट करते हुए हमें वस्तु के रूप में खुद ही तब्दील होते जा रहे हैं। ये एक संकट है और इस संकट को समझा था 87 साल पहले रविन्द्रनाथ ने। मैं एक छोटे से कोटेशन के साथ अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ, समय का ध्यान रखिए। अंतिम उसी नारी निबंध के अंतिम अनुच्छेद में रविन्द्रनाथ लिखते हैं, नारी अपने हृदय को उन्मुक्त करे। ध्यान रहे, ये आदेश भी सलाह है, भाषा आदेश जैसी लग रही है। नारी अपने हृदय को उन्मुक्त करे, बुद्धि को उज्जवल करे, निष्ठा को ज्ञान की तपस्या में प्रयुक्त करे। वो सदा इस बात को ध्यान में रखे कि निर्विचार अंधरक्षणशीलता सृजन शक्ति विरोधी है और हमारी सारी व्यवस्था हमें निर्विचार करने पर लगी हुई है, अंधरक्षणशीलता की ओर ले जाने वाले में लगी है। 99% नंबर आने चाहिए, ज्ञान क्या है ये बहुत दूर की बात होती जा रही है। तो अज्ञान की जड़ता और सभी तरह के काल्पनिक और वास्तविक ऐसे निम्नगामी आकर्षण से बचकर अपने आप को ऊपर उठाना होगा। 87 साल पहले जब इंटरनेट को हम जानते नहीं थे, सोशल मीडिया के इतने कोई प्लेटफॉर्म नहीं थे, कैसे एक ताजई व्यक्तित्व, कैसे तभी विश्वबोध का रचनाकार है, तभी आज उनके प्रति इतनी आस्था, इतना श्रद्धा हमारे अंदर उत्पन्न होती है। वे कह रहे हैं, निम्नगामी आकर्षण से बचकर, बड़ी बात है दोस्तों, इसी नोट पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। हम शिक्षक हैं, हम छात्र हैं, हम बुद्धिजीवी हैं, हम निम्नगामी आकर्षण से बच सकें, शिक्षा और पूरे समाज को बेहतर कर सकें, और असंभावी है। मेरी बात आप कितनी समझ पाए मैं नहीं जानता, फिर भी मैंने बात फिर से कही। धन्यवाद।